नमस्कार, 10 का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे नए केंद्रीय मंत्री। सुबह 10:30 बजे मुलाकात होनी है। कल शाम मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ। 43 मंत्रियों ने शपथ ली। 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। 4 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन मिला और आज यहां पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। लेकिन सुबह 10:30 बजे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी। जेपी नड्डा से नए मंत्री मुलाकात करेंगे। 43 मंत्रियों ने कल शपथ ली और आज का दिन काफी अहम। जेपी नड्डा से यहां पर मुलाकात। पीएम मोदी ने आज मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट मीटिंग शाम 5 बजे होगी। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक शाम को 7 बजे होगी। तो ये आज का ब्यौरा है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद और शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। नरेंद्र मोदी की ड्रीम टीम में उत्तर प्रदेश से 7 नए चेहरों को जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद के विस्तार में यूपी पर खास फोकस रखा गया है। इसके अलावा जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का भी खास ध्यान रखा गया है। वहीं सहयोगी अनुप्रिया दल से पटेल जो हैं अपना दल से, उनको भी जगह दी गई है। मोदी मंत्रिपरिषद में पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अजय कुमार मिश्र गृह राज्य मंत्री बने हैं। एसपी सिंह बघेल को कानून राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बीएल वर्मा सहकारिता राज्य मंत्री बने हैं। वहीं कौशल किशोर शहरी आवास विभाग में राज्य मंत्री बने हैं। भानु प्रताप सिंह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हरदीप पुरी को प्रमोशन देकर पेट्रोलियम विभाग में कैबिनेट बनाया गया है। उत्तर प्रदेश को साधने की यहां पर कोशिश की गई है। दिल्ली में शपथ है और उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश। मिशन 2022 से पहले उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो देनी है। ब्रज से एसपी सिंह बघेल को बनाया गया मंत्री। बुंदेलखंड से भानु प्रताप वर्मा, रोहिलखंड से बीएल वर्मा, पूर्वांचल से पंकज चौधरी, विंध्य क्षेत्र से अनुप्रिया पटेल मंत्री बनी है। अवध से सांसद कौशल किशोर को मंत्री पद। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा को मौका। सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर यहां पर अब फोकस किया गया है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पर साधने की यहां पर कोशिश की है। मिशन 2022 के दंगल को लेकर के तो उत्तर प्रदेश में जो फॉर्मूला एक बार बीएसपी ने अपनाया था सोशल इंजीनियरिंग का, जिस फॉर्मूले के हाथों सत्ता हासिल की थी, अब यहां पर उसी फॉर्मूले को कारगर बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और बातचीत करने के लिए हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका सिंह लखनऊ से और हिमांशु त्रिपाठी आगरा से। अनामिका, जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला एक तरह से बीएसपी ने एक वक्त में अपनाया था, अब यहां पर सत्ता में होते हुए उसी फॉर्मूले को लेकर के सबको साथ लेकर सबको संतुष्ट कर 22 के दंगल में बीजेपी कूदना चाहती है। और देखिए अनुपम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सोशल इंजीनियरिंग ही है यहाँ पे, जहाँ पर मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, लेकिन खास फोकस, खास विशेष नज़र उत्तर प्रदेश पर होती है। अगर यूपी की बात की जाए तो 7 चेहरों में अगर देखा जाए तो 3 ओबीसी, 3 अनुसूचित जाति और 1 ब्राह्मण का चेहरा यूपी से शामिल किया गया है। लिहाजा प्रयास ये किया गया कि पिछड़ों पर खास जोर रहे। और क्षेत्र वाइज भी अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल की अगर बात की जाए तो विंध्य क्षेत्र से आती हैं। इसके अलावा अगर महाराजगंज से पंकज चौधरी की बात की जाए तो वो पूर्वांचल से आते हैं। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल वेस्ट यूपी से आते हैं। इसके अलावा भानु प्रताप वर्मा जो बुंदेलखंड से आते हैं, बीएल वर्मा रोहिलखंड से आते हैं। तो प्रयास ये किया गया है कि हर क्षेत्र के लोगों को ये संदेश जाए कि देखिए, हमने आपके क्षेत्र के नेता को या विशेष जाति के व्यक्ति को केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लखनऊ में अगर कौशल किशोर की बात की जाए तो जाति से दलित है, वो पासिंग है वो, लेकिन मध्य यूपी से आते हैं। तो 7 चेहरों को अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जाति से अगर बात की जाए तो केंद्र में मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। और अगर देखा जाए इस तरीके से ओवरऑल तो 7 में से सिर्फ एक ऐसे
व्यक्ति हैं अजय मिश्रा टेनी, जो कि लखीमपुर से सांसद हैं, वो ब्राह्मण चेहरे। बाकी अन्य अगर 6 चेहरों की बात की जाए तो पिछड़ों से आते हैं, 3 जिसमें ओबीसी और 3 अनुसूचित जाति है। तो जाति के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण भी साधने का प्रयास, समीकरण और संतुलन को बनाने की यहाँ पर अनामिका बीजेपी ने कोशिश की है। हिमांशु भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, सारी जगह पर वैसे होली का पर्व होली के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में होली नहीं हो रहा होता है। बताइए जरा, आगरा में और ब्रज क्षेत्र में एसपीएस बघेल के मंत्री बनने के बाद किस तरीके का जश्न है और किस तरीके से समीकरणों को साधा गया है? जी बिल्कुल, समीकरण पूरे ब्रज प्रांत को साधा गया है। चूंकि एसपी सिंह बघेल को बनाए जाने से कई वर्ग खुश हैं, यानी सभी वर्ग खुश हैं, क्योंकि एसपी सिंह बघेल ने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया था, घर घर जाकर के घर घर जाकर के सैनिटाइजेशन किया, लोगों को जो है खाना खिलाया और खाना बांटे, तो इसको लेकर के बेहद उत्साह का माहौल है। 5 बार के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं, तो कल खूब जश्न मना है। यहाँ जगह जगह जो है पटाखे भी लगे हैं और गुलाल भी उड़ाए गए हैं। तो ऐसे में एसपी सिंह बघेल का घर पूरा सादगी भरा है, पूरा जीवन भी सादगी भरा है। तो इनकी पत्नी है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेंगे और जानेंगे क्या स्थिति है। आप बताइएगा मधु बघेल जी कि अब क्या स्थिति है, कब तक सांसद जी मंत्री जी यहाँ आएंगे और क्या आपको जाना है दिल्ली क्या? अभी मेरी उनसे बात हुई थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुछ आदेश हुए हैं कि 15 तारीख से पहले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कुछ उनकी मीटिंग्स वगैरह चलेंगी या उनको कुछ इस मंत्रालय के विषय में समझाना होगा। तो 15 तक वो वहीं रहने वाले हैं, 15 के बाद आएंगे। पार्लियामेंट सेशन है तो उस विषय में उन्होंने जो नए मंत्री बने हैं उनको कुछ जानकारी देनी होगी, इसलिए नहीं आ पाएंगे। तो आपके पास फोन लगातार आते रहे, कार्यकर्ताओं में किस तरह से आपको लगता है उत्साह है? कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और बहुत लोगों ने पटाखे छुड़ाए और मिठाइयाँ बांटी, बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। और यहाँ पर मेरे पास भी पूरा दिन तांता बंधा रहा और मेरे पास फ़ोन आते रहे लगातार, एक पल पल के कि भाई अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये इससे जाहिर होता है कि लोगों में बहुत प्रसन्नता है। आप लगातार उनके साथ चुनाव में भी सक्रिय रहती हैं और कोरोना काल में भी लगातार सक्रिय रही, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस मंत्रालय मिलने के बाद पूरे ब्रज में किस तरह से कार्यकर्ताओं की जो है अभिलाषा पूरी होगी और विकास किस तरह होगा? इनके अंदर एक राजनीति में एक दया भाव तो है ही, कि राजनीति में जब से आए हैं कि ये कि भाई दूसरे के हेल्प करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। लेकिन मैंने जो एक 30-31 साल की तक इनके साथ हूँ और तब से मैंने ये जाना है कि इनके अंदर एक जुनून है राजनीति में, कि वो एक जिसका भी काम करते हैं पूरी लगन से करते हैं, और अगर नहीं होने वाला होता है तो वो मुंह पे मना भी कर देते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनामिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट समय देने के लिए। और मधु बघेल जी जो कि एसपीएस बघेल की पत्नी है, वो भी हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दुखद खबर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे वीरभद्र सिंह का सुबह निधन हो गया। दोबारा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से वो शिमला के आईजीएमसी में भर्ती थे। सोमवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था। वो 87 साल के थे, 5 बार सांसद और 9 बार विधायक रहे वीरभद्र सिंह, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इधर वीरभद्र सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा, कुशल रणनीतिकार और विधायी अनुभव के साथ वीरभद्र सिंह जी का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य के लोगों की सेवा की। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, आपको बता दें कि ट्वीट किया। सीएम योगी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख जताया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी वीरभद्र सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा है कि राजनीति में विशालकाय पर्वतों सा कद रखने वाले
देवभूमि हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी के निधन से हम सबको एक अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर श्री वीरभद्र सिंह जी को श्री चरणों में स्थान दें, विनम्र श्रद्धांजलि। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने सियासी बिछाद बिछाना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचे, जहां से बहराइच के लिए वो रवाना होंगे। एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का रण भेदने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश को पूर्वी और पश्चिम दो हिस्सों में बांटा है। वैसी पूर्व और पश्चिम के दो अलग अलग जिलों में कैंप कार्यालय बनाकर सियासी सेंधमारी करना चाहते हैं। पहला कैंप कार्यालय बहराइच में बनाया गया है। इसकी कमान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के हाथ में होगी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को हैंडल किया जाएगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मुरादाबाद में कैंप कार्यालय बनाया जा रहा है, जहां आज ओवैसी दोपहर 2 बजे बहराइच में कैंप कार्यालय का फीता काटकर शंखनाद करेंगे। ओवैसी की पार्टी की नजर मुस्लिम बाहुल्य वाले जिलों पर है। ओवैसी कह चुके हैं कि इस बार वो सीएम योगी को सत्ता में आने नहीं देंगे। योगी ने भी उनकी चुनौती को स्वीकार किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनकी फ्लीट इस वक्त यहां से रवाना हो रही है। लखनऊ में उनके उतरने के बाद वो यहां से सीधे होटल जाएंगे, जहां पर सुभाषपा के चीफ और सुभाषपा के जो चीफ हैं उनके साथ उनकी जो मीटिंग है, मुलाकातों के बाद विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा बनेगी। वैसे यहाँ से निकलने के बाद बहराइच जाएंगे। बहराइच में उनका करीबन 4 घंटे का कार्यक्रम है। कहा यह जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनावों में एआईएमआईएम प्रतिभाग करेगी, कैसे चुनाव लड़ेगी, इसकी रणनीति पर चर्चा होगी। बहराइच में उनके 2 कार्यक्रम हैं, जहां पर उनके कार्यालय का उद्घाटन है। उसके अलावा बहराइच में जो गाजी मसूद की दरगाह है, वहां पर भी जाकर वो जियारत करेंगे। उसके बाद वैसे वापस यहीं लौटेंगे। रात 8 बजे उनका यहां से दिल्ली वापस जाने का कार्यक्रम है। चूंकि ओवैसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में ओवैसी की लखनऊ आने की सरगर्मियाँ यूपी के सियासी तापमान को बढ़ा रही हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए एक क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम योगी से मुलाकात। अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी मुलाकात करेंगे। महामंत्री हरिगिरी भी साथ में मौजूद रहेंगे। धर्मांतरण कांवड़ यात्रा को लेकर यह चर्चा होगी। 2025 में प्रयागराज में होने वाले कुंभ पर चर्चा होनी है, तो सीएम योगी से यहां पर मुलाकात होगी। महामंत्री हरिगिरी भी मुलाकात करेंगे। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शिकस्त होगी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है और लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने बरेली में पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और प्रियंका गांधी का हाथ मजबूत करने को कहा। कहीं ना कहीं ध्यान को भटकाने की कोशिश है। ये लाख मंत्रिमंडल विस्तार कर लें, किसी को भी जगह दे दें, 2022 में भाजपा का जाना तय है। भाजपा जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन हो रहा है। इससे पहले गोरखपुर में एसपी नेताओं ने जिला प्रशासन पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से मिलकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
इन नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की तरह ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी पुलिस और प्रशासन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन नहीं भरने दे रहे की साजिश कर रहा है। लखनऊ से खबर है, पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पत्नी ने पति पर दर्ज कराई एफआईआर। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। जिहाद के लिए बरगलाने का आरोप। विरोध पर देता है हत्या की धमकी। कर्नाटक का रहने वाला है आरोपी। तो पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जुलाई 2021 को थाना इंद्रनगर में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक प्रार्थनी द्वारा बताया गया कि उसकी शादी सैयद हसनैन अशरफ पुत्र सैयद तैयब निवासी बेंगलुरु से हुई। महिला का पति शादी के बाद से उसको लगातार प्रताड़ित करता था और दबाव बनाता था कि वो गैर महिला मुस्लिम मित्रों से दोस्ती करे और उनको बरगला के उनका धर्म परिवर्तन कराए। देश का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। 24 घंटे में 45,892 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 44,291 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 817 लोगों की मौत हुई है। करीब 37 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो कोरोना अपडेट है, 24 घंटे में 817 लोगों की मौत हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।